हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन हम लोग बात करने वाले हैं आपके एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए। जिस तरह से एसएससी ने 30+1 अक्टूबर को आपका पेपर कराया है, अब जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है साथियों, ये सेशन उनके लिए रामबाण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मेरे पेपर का पूरा आकलन है, प्लस इसमें संभावित प्रश्न होगा जिसमें हम लोग जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के किस लेवल का आपका पेपर अब आपकी शिफ्टों में आ सकता है, तो उससे साथियों रिलेटेड हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन पे बात करेंगे। प्लस साथियों, जितने भी भाई का ये पहली बार एग्जाम एमटीएस का होने वाला प्लस हवलदार का, उनके मन में जो भी डाउट इस समय चल रहा है साथियों, आज की सेशन से पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। क्योंकि जितने भी भाई पहली बार एग्जाम देंगे उनके मन में तो काफ़ी इसमें डाउट चल रही होगी कि एंट्री से लेकर साथियों कंप्यूटर पे बैठने तक, और कंप्यूटर पे किस तरह का आपको प्रोसेस करना पड़ेगा और किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा। पूरा साथियों डिटेल में हम बात करेंगे कि मुझे किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा साथियों। A to Z जानकारी आज की सेशन पे हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपका प्रश्नों का लेवल बता दें। यदि साथियों मैथ रीजनिंग के सबसे पहले हम बात करेंगे। मैथ रीजनिंग यदि आपका बेसिक क्लियर है साथियों, तो 40 मिनट में साथियों आप 40 के 40 क्वेश्चन कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन हाँ साथियों, इसमें आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, और साथियों बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो आपका प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो और आपका एलसीएम, एचसीएफ साथियों और अनुपात, ये जितने भी सवाल, और एक सवाल क्वेश्चन आ रहा है साथियों, मतलब कि आपका एवरेज से सवाल आ रहा है। तो इतना अगर आपका मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर साथियों, आपको कोई भी मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। रीजनिंग में साथियों जितना भी आपने पढ़ा ना साथियों, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। ये आपका मैथ रीजनिंग का हो गया। मैथ रीजनिंग में आपको एक भी परसेंट टेंशन नहीं लेना, लेकिन हाँ तो हल्के में नहीं लेना है। और जब आप पेपर में देंगे कंप्यूटर के सामने, आपके बगल में यहाँ 40 मिनट चलती रहे, और 40 मिनट कब बीत जा रही है, तो ये बहुत दिक्कत की बात हो रही है कि बहुत जल्दी बीत रहा है। इसलिए आपको काफ़ी फटाफट देखना है साथियों। सवाल पढ़ना है तो हल कर देना, ऐसा नहीं कि सोचना नहीं है मेरे भाई, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैंने कल 1 अक्टूबर को पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया था, उससे साथियों मुझे पूरा आकलन चल चुका होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैथ रीजनिंग हमने थोड़ा कम पढ़ा था, इसलिए मेरी जो हैबिट थी ना वो थोड़ा सा कम थी। हमने मैथ और जीके इंग्लिश में अधिक फोकस दिया था। तो इसलिए साथियों आप तो पढ़े होंगे मैथ रीजनिंग, तो आपका बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको हल्के में नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी सवाल को करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे जीके इंग्लिश। देखिए जीके इंग्लिश साथियों 30 सितंबर की पहली शिफ्ट में तो जो सवाल का लेवल था ना वो काफ़ी ईजी था। उसके बाद साथियों सेकेंड शिफ्ट में भी मॉडरेट बनाया, थर्ड भी शिफ्ट में वैसे में। लेकिन साथियों मेरे शिफ्ट में जो पेपर का सवाल था साथियों ने बहुत ही कठिन बनाया। और साथियों हमने आपको बताया था कि एसएससी कभी भी साथियों पूरा नया सवाल नहीं बनाता, हमेशा 2024 में करा रहा है ना, तो 2023-22 का सवाल पूछा था। एक भी सवाल करंट अफेयर का 2024 का नहीं पूछा, ये हम आपको बता दें। और साथियों आपको बता दें, पंचवर्षीय योजना से सवाल नहीं आया मेरे पेपर में, जनगणना से एक भी प्रश्न नहीं आया मेरे पेपर में। प्लस साथियों जो मेन टॉपिक था एमटीएस का ना भाई, उससे तो सवाल एक ही नहीं आया, एक भी नहीं आया मेरे पेपर में। तो आज की सेशन में वो बात करेंगे। प्लस साथियों आपके मन में जो आपका इसमें डॉक्यूमेंट क्या जाए, बस साथियों आपके पास सिंपल से डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। आपका मेन एडमिट कार्ड रहना चाहिए, आधार कार्ड, दो चीज़ आपके पास कंपलसरी हो, आप अच्छे से एग्जाम देंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके पास फोटो रहेगा तो आप ले लीजिए, कहीं कहीं सेंटर पे मान लीजिए मांग ले फोटो, तो बिल्कुल हमारे यहाँ फोटो मांग रहे थे, लेकिन बहुत लोग के पास नहीं था, तो भी एंट्री मिल रही, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। बस दो चीज़ आपके पास रहना चाहिए। आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो साथियों आधार कार्ड है, लेकिन हाँ भाई जितने भाई लोग पैन कार्ड फॉर्म भरेंगे तो पैन कार्ड ले लेंगे, लेकिन हाँ मेन आपका कंपलसरी एडमिट कार्ड प्लस आपका साथियों आधार कार्ड होने वाला है। इससे आप अच्छे से दे जाएंगे, कंप्यूटर बैठेंगे, 2-3 बार आपका साथियों स्कैनिंग में आपका चेहरे का, उसके बाद आप वो बता देंगे, आप जाएंगे वहाँ पे, उसमें आपका साथियों क्या रहेगा, मतलब कि उसमें जो आपका लॉगिन करना पड़ेगा, वो पहले ऑलरेडी लॉगिन रहेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका साथियों डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे, वो जैसे जैसे बोलेंगे आपको आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा रहेगा, पहला टिक लगाएंगे, इधर ग्रीन रहेगा तो ग्रीन पे होता जाएगा। बस साथियों इतना करना है। अब चलिए सेशन में अब आपका पेपर किस तरह से आ सकता है इसमें हम लोग बात करते हैं। ओके दोस्त, तो टाइमिंग आप सभी को पता होगा, सुबह हम लोग की 8 बजे, लेकिन दोस्तों हम आपको क्लास सुबह 7:30 बजे देंगे और शाम को 6:30 बजे। इसलिए साथियों कि जितने भी भाइयों का एग्जाम पहली शिफ्ट में होगा और तीसरी शिफ्ट में, इन तीनों को मिला के साथियों सुबह 7 बजे देंगे, और शाम को जो आपका पेपर रहेगा साथियों हुआ रहेगा इन दिनों का, वो हम आपको शाम को 6:30 बजे दे देंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों मैंने पूरा साथियों पेपर में जो मतलब कि मैथ रीजनिंग था ना 40 में, उसको तो साथियों मैंने 40 में से 39 ही कर पाया। और साथियों इसमें तुक्का था, बिल्कुल मतलब सही क्वेश्चन नहीं आ रहा था, और काफ़ी जो ईजी था उसको कर लिया। और इंग्लिश की बात करेंगे साथियों और जीके, तो उसमें मैंने साथियों 41 अटेम्प्ट किया।
तो इस तरह से मेरा स्कोर बन रहा है साथियों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करती है। अब आपके पेपर में क्या आ सकता है साथियों, पूरा पेपर का आकलन साथियों है आज की सेशन वाली, याद रखेंगे आप लोग। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए दोस्तों लाल मोहन घोष थे, जो कि साथियों जो 1903 में साथियों मद्रास में हुआ था। इसमें साथियों 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो लाल मोहन घोष थे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, बताइए साथियों कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो याद रखिए दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसमें साथियों लगभग 1,24,000 मतलब क्या संख्याओं इसमें बैठ सकते हैं, मैच का आनंद ले सकते हैं। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपके पेपर में साथियों 2 प्रश्न डायरेक्ट क्रिकेट से पूछे जाएंगे, ये मान के चलिएगा। निम्नलिखित में से IPL 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। जो साथियों IPL 2023 का फाइनल मैच खेला गया था, एक तो CSK के बीच में और गुजरात के बीच में खेला गया था। इसमें साथियों आप सभी को पता होगा CSK ने जीत लिया था 5 विकेट से। तो ये किस स्टेडियम में खेला गया था मेरे भाई, तो ये आपका कहाँ पे खेला गया था, अहमदाबाद में खेला गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है, याद रखेंगे। वो भी साथियों DLS से जीता था। याद रखिए आपको डीप सवाल पूछ रहा है मेरे भाई, GK GS ना डीपली पूछ रहा है, तो याद रहे आप लोग ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे डीप करके जाएंगे, जो भी पढ़े डीप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे साथियों किस वर्ष में लागू किया गया था, तो 1986 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था, तो अमुक्त माल्यद का लेखन का साथियों कृष्णदेव राय ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR से लिया गया था। आपको हम बता दें साथियों हमारे पेपर में न तो आर्टिकल से एक सवाल आया, न तो पंचवर्षीय योजना से, न तो जनगणना से, न तो त्यौहार से, न तो मेले से। आपको हम बता दें भाई वो तो सवाल बना रहे थे, ऐसा सवाल बनाया ना हमारा दिमाग चकरा गया भाई। तो याद रहे साथियों, तो ये पंचवर्षीय योजना लिया गया तो USSR से। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपके शिफ्ट में आ सकता है साथियों, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं है कि मेरे में नहीं आया तो आपके नहीं आ सकता भाई, बिल्कुल भी भूल आपको नहीं करना। आपके पेपर में आ सकता है। SSC बहुत तगड़े से खेल रही है दिमाग से हम लोग को, तो हमें भी उसके दिमाग को पढ़ के चलना पड़ेगा और स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है, तो दोस्त बाली त्रिता ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखिए उड़ीसा में मनाया जाता है। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 8, GST परिषद में कितने सदस्य हैं, तो GST परिषद में याद रखिए दोस्तों 33 सदस्य हैं। ये आपका आर्टिकल 279A में है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 9, निम्नलिखित नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार। भाई आपके पेपर में 3 सवाल डायरेक्ट आपका साथियों साइंस से पूछ रहा है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है, तो मेरे भाई याद रखिए राइजोबियम है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए दोस्तों उद्योग आता है। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रत्यक्ष जो कि वित्त का स्रोत नहीं है, तो दोस्त याद रखिएगा नाबार्ड नहीं है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि साथियों आपकी मेहनत बहुत ही अच्छी है ना, हम आपसे वादा करते हैं कि आप 45 भी कर सकते हैं। इंग्लिश तो भाई एकदम ईजी आ रहा है, इंग्लिश में आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने तैयारी किया है तो साथी याद रखिए, यदि आपकी तैयारी ना बिल्कुल अच्छे से आप इंग्लिश कर ले जाएंगे, तो ये तो आप 20 प्लस करेंगे, ये तो मेरा वादा है। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट रहा है ना, वो साथ थोड़ा सा लेंदी पूछ रहा है, लेकिन आप एकदम अच्छे से करेंगे भाई, टेंशन नहीं लेंगे। GK GS का अब जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में वो थोड़ा सा डीप पढ़ के चले जाएंगे, वो कर ले जाएंगे भाई, अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बेकिंग पाउडर में जब पानी मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्त CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी साथियों आपके मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो क्लास एंड होगा तब आप पूछेगा, ऐसे आप नहीं पूछेंगे, या तो हमारे टेलीग्राम से जाकर पूछेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है,
तो दोस्त अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि आपको सभी एक बात आपको पता होगा मेरी, कि हमने हर सेशन में पहली बार कहता था कि आपका एसएससी कभी भी 2024 का करंट अफेयर सवाल नहीं पूछेगा, तो नहीं पूछेगा। 3 शिफ्ट हुआ अभी तक साथियों, 3 शिफ्ट में मेरे भाई 30 का 3 शिफ्ट, एक को 3 यानी 6, और आपका साथियों 6 शिफ्ट में 2024 के एक भी करंट अफेयर का सवाल नहीं पूछा। मैंने आपसे कहा है साथियों कि मैंने पूरा पेपर का ना भाई 5 से 6 साल का आकलन करके आपको मैंने बताया था, ऐसे ही मजाक में नहीं बता दिया था कि पेपर एसएससी किस तरह से लेता है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो जितने भी 2023 का करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। या सबसे ज़्यादा आपका मंत्रालय से संबंधित प्रश्न आ रहा है, ये कौन सा मंत्रालय किस में पेश किया, ये किस मंत्रालय ने मतलब स्वनिधि योजना, आपका पीएम प्रणाम योजना, इस तरह से सवाल बन रहा है। तो इसका उपलक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इतना कितना % लोन देना है, तो पूरा से तो इसमें हम जो प्रश्न करेंगे बिल्कुल वैसा ही एज इट इज हमको ये सेट किया आपका। देखिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो दोस्त याद रखिएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब देखते हैं कि आने वाले शिफ्टों में किस तरह से एमटीएस हुबहू सवाल आपके पेपर में पूछता है एसएससी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने परंपरागत व्यवसायों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में जो साथियों केंद्र सरकार द्वारा घोषित पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके अंतर्गत जो व्यवसायों के साथ शामिल किया गया है, याद रखिएगा 18 परंपरागत व्यवसाय। ये आपका 2023 का सवाल है मेरे भाई, याद रखिए। इसमें यदि पूछ लिया कि आपको कितना इसके अंतर्गत कितना % लोन देना है, तो 5% लोन देना जाएगा इसमें। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका तो 18 आपका सभी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 18 परंपरागत व्यवसाय हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? दोस्त 1965 में ये कौन थे, यूथ हार्ट थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? तो सरकारी घाटे का मापन इनमें से कौन नहीं है? तो राजस्व व्यय नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 19, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपका साथियों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था साथियों, इसके तहत जोड़ा गया था। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 20, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले ग्रीस और राजदूत का नाम क्या था? तो साथ ही याद रखिए मेगास्थनीज, और हमारे पेपर में साथियों केवल एक क्वेश्चन हिस्ट्री से आया था भाई। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यार मेरे शिफ्ट में कहीं कहाँ से सवाल पूछ दिया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार, ऐसा सवाल पूछ दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? जैसे आपने यूपी SSC पेट का यदि एनालिसिस किया होगा था, उसमें सवाल पूछा ना कि महात्मा गांधी का लंगोटिया कैसा था, कि इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा था ना हमारे पेपर में, पूछा था कि सौरव गांगुली ने मतलब कि साथी किस स्टेडियम में अपना शर्ट उतार दिया था भाई। यदि आपको ऐसा सवाल मिल जाए तो कर पाएंगे आप लोग। तो याद रखिए दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स के डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 है साथियों, इसके विकास में ऐतिहासिक नहीं था। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 22, गहीरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? तो ये कछुए के लिए है। जो गहीरमाथा अभ्यारण्य कहाँ पे, उड़ीसा में, जो कि एकमात्र कछुए के लिए अभ्यारण्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है? तो दोस्त याद रखिए लोकतांत्रिक की बात नहीं कही गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? आप सभी को पता होगा साथियों, ये केवल कितनी बार किया, एक बार। इसमें साथियों आपका 3 नए शब्द जोड़े गए थे ना, 3 नए शब्द जोड़ गए, जिसमें आपका धर्मनिरपेक्ष था, एक तो आपका समाजवादी था साथियों, एक और कौन था, अखंडता था। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो कि संविधान की जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो एक बार किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 25, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित
डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? और हमेशा 2022 हमारे पेपर में सवाल पूछा था, सोना नारायण से संबंधित प्रश्न पूछा था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? डॉक्टर तीजन बाई तो किससे संबंधित थी? तो पांडवानी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो साथी खंडहर बानी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 27। भानु जी का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से? एक सवाल आपके पेपर में कथक घराने से जरूर आ रहा है, याद रखिएगा, जयपुर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, वो भी इजी वाला नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा लेवल उठेगा आपके पेपर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए वहीदा रहमान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो 2011 में साथियों किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? वहीदा रहमान। बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित शख्सियत में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी है? तो इन शख्सियत में से साथियों कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी हैं? तो दोस्त याद रखिए कौशल्या रेड्डी हैं। डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें साथियों आप सभी को थोड़ा सा हमारे गले में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है भाई, ट्रेन का सफ़र करते थोड़ा सा ना गले में खराश आ चुकी है। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को भारतीय केंद्रीय बजट 2020 में सबसे अधिक बजटीय आवंटन मिला है? तो दोस्त याद रखिए रक्षा के मामले में। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। किस मंत्रालय को भारतीय केंद्रीय बजट 2020 में सबसे अधिक बजटीय आवंटन मिला है? तो रक्षा हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 31। बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई, योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्त याद रखिएगा इसमें आपका कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना है। यदि आपके पेपर में साथियों पूछ दिया कि कितने नए आपका वेस्ट टू वेल्थ मतलब नियंत्रण पेश किया जाएगा, तो दोस्तों 500 टोटल 509 आपका वेस्ट टू वेथ आपका क्या किया जाए नियंत्रण पेश किया जाएगा। जो पीएम प्रणाम योजना की घोषणा साथियों, इसका योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना है मेरे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, मेरे पेपर में साथियों इससे रिलेटेड सवाल आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32। पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, वह एक कौन से नर्तक थे? तो साथ ही याद रखिएगा कथक से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वादक थे? कौन से वादक थे ये? तो तबला के वादक थे, जो पंडित आनंद गोपाल साथी जी जो कि बनारस घराने के थे, तबला वादक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या दिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों कि जितने भी चैनल पे नए आ रहे साथियों सब्सक्राइब कर लेंगे साथी, क्योंकि उनकी तैयारी अब बहुत ही बेहतरीन होगी साथियों। यहाँ से एसएससी का सवाल का पैटर्न हमें मालूम चल चुका है कि किस तरह का आपका पेपर आने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि साथी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। यदि आपको डेली क्लास ऐसे ही प्रोवाइड चाहिए, वो भी पूरा पेपर का आकलन के साथ में, बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मुंबई मनाया, जो बाणगंगा उत्सव साथियों महाराष्ट्र में मुंबई मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो साथियों कितने ने लिया था? तो 434 लोगों ने लिया था। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा किसके द्वारा मान्यता दी गई थी? तो याद रखिए दोस्तों 8वां के द्वारा, किसके साथ जो धारा 8(1) था ना, इसके द्वारा मान्यता दी गई थी, जो कि भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 इंग्लिश होगा। इसको अच्छे से ध्यान देंगे, पूरा आपका जितने भी सवाल इंग्लिश का ना पूरा पैटर्न इस पैटर्न से बाहर नहीं आ रहा है। याद रखिए पूरा मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा डिटेल दे दें इसमें कि आपका पेपर किस लेवल से आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम्स का 2 प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है। सिनोनिम जैसे कि आप पर्यायवाची, तो रिपल्सिव का मतलब क्या होता है साथियों? आप सभी को होता है एक प्रकार का बोल सकते हैं घिनौना बोल सकते हैं, अग्रिम बोल सकते हैं, अप्रिय जिससे बोला जाता है। तो अप्रिय या तो घिनौना,
तो रिलायबल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक प्रकार का विश्वसनीय होता है। डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है, घृणा होता है। तो यही आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अट्रैक्टिव का आप सभी को पता आकर्षण होता है, और यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होता है। तो रिपल्सिव क्या हो जाएगा, डिस्गस्टिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 38। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 3 क्वेश्चन हमारे में आया था भाई, 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। आपके पेपर में हो सकता है 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। इम्बेरस, डिफिकल्टी, एकोमोडेट या सेपरेट। इम्बेरस पहला देखिए, इम्बेरस का राइट स्पेलिंग क्या होता है, आप सभी को पता होगा, ई एम होता है सदु, बी ए होता है। यहाँ पे देखिए ई एम बी, उसके बाद क्या होता है, डबल आर होता है सदु, डबल ए आर ए डबल एस होता है। इसमें देखिए केवल आप याद रखिए, केवल एक वर्ड सातो इसमें आपका इनकरेक्ट रहेगा या तो मिस स्पेल रहेगा। तो इम्बेरस सातो इसमें क्या इनकरेक्ट। इम्बेरस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आप सभी को पता है शर्मिंदा होता है। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 31। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके पेपर में रहने वाले हैं। एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। इस तरह से आप सबसे पहले आपको सिर्फ सेंटेंस देखना है कि कौन सा सेंटेंस है मेरे भाई, उसी प्रकार आप इसे तय करेंगे। जैसे एंड्रयू विल प्लेइंग, लास्ट में आईएनजी जुड़ा है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो विल प्लेइंग के स्थान पे क्या होगा ऐसा, तो इज प्लेइंग हो जाएगा। यदि आईएनजी जुड़ा है तो हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एंड्रयू इज प्लेइंग। एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो साथियों मतलब कि एंड्रयू कॉलेज में क्या कर रहा है, टूर्नामेंट में क्या कर रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है। ऐसे यदि हम देखेंगे एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड्रयू कॉलेज टूर्नामेंट में बास्केटबॉल खेलेंगे, इस तरह। लेकिन साथियों यहाँ से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भाव किस तरह पैदा कर रहा है, कंटिन्यूअस कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें विल प्लेइंग के स्थान पे क्या हो जाएगा साथी, आपका इज प्लेइंग हो जाएगा। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। अब विलोम शब्द किसका पूछा, फ्यूड। अब फ्यूड का मतलब क्या होता है, रंजिश, दुश्मनी एक प्रकार के कह सकते हैं। तो इसके क्या हो जाएगा, क्या हारमोनी हो जाएगा। हारमोनी का मतलब क्या होता है साथी, भाईचारा होता है और सौहार्द होता है। ग्रॉस का मतलब गंभीर होता है, और पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा होता है, और विग्योर का मतलब जोश होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा, फ्यूड मतलब क्या होता है, रंजिश, दुश्मनी। तो इसका अपोजिट, एंटोनिम अपोजिट, तो आप क्या बोलेंगे, हारमोनी बोलेंगे साथी। हारमोनी मतलब क्या होता है, भाईचारा, सौहार्द। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41। ऑल दिस थिंग हैपन बिकॉज सी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। भाई आपके पेपर में कन्फर्म सवाल रहेंगे, कम से कम 2 प्रश्न, ये तो मान के चलिए, बाई चांस 3 भी प्रश्न आ सकते हैं। तो बताइए, जैसे ऑल दिस थिंग हैपन बिकॉज सी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स, ऑप्शन क्या करना है आपको, वो करना है जो एरर है। बताइए, आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, बिकॉज सी डू नॉट, हमेशा याद रखिए यदि साथियों बिकॉज सी डू नॉट आए साथियों, इसके स्थान पे साथियों किसका प्रयोग होता है, हमेशा सी डज नॉट का प्रयोग होता है मेरे भाई। सी डज नॉट का प्रयोग होता है, डू नॉट का नहीं, सी डज नॉट का प्रयोग होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए आपका साथियों ही हो या सी हो या इट हो या नेम हो साथियों, इसके साथ हमेशा जो कि थर्ड सिंगुलर पर्सन, क्या साथियों, जो थर्ड सिंगुलर पर्सन का प्रयोग होता है, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है मेरे भाई। तो ऑल दिस थिंग हैपन बिकॉज साथियों क्या हो जाएगा, बिकॉज आपका साथियों सी डज नॉट पे हीड टू माई वर्ड, इसका मतलब मैं सब इसलिए ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो मेरी बात पर क्या करता, ध्यान नहीं देता मेरे भाई। तो इसमें कौन सा एरर है बताएंगे आप लोग, राइट ऑप्शन। तो बिकॉज सी डू नॉट, ये इसके स्थान में क्या होगा, बिकॉज सी डज नॉट होगा मेरे भाई। हमेशा याद रखिए ही सी इट नेम जो थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर पर्सन है, उसके स्थान पे हमेशा डज का प्रयोग होता है। ओके ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रैगिल का सिनोनिम, पर्यायवाची, फ्रैगिल का मतलब कमजोर,
क्या साथी, कमज़ोर आप बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, नाजुक बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो सकता है, बिल्कुल ब्रिटल हो सकता है, क्योंकि भंगूर बोलते हैं, नाजुक होता है काफ़ी। और अनकेप्ट का मतलब होता है एक प्रकार का गंदा, और स्टडी का मतलब होता है तगड़ा, प्रबल होता है, और इंटेंस का मतलब तीव्र, बहुत गंभीर हो जाता है। तो इससे ब्रिटिल हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन, फ्रैगिल का ब्रिटल, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 43। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई दैट कंटेन एन एरर। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। हमेशा याद रखो इनडायरेक्ट स्पीच साथियों बनाते समय, क्या मेरे भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आपको विल का प्रयोग हमेशा, यदि आपके पेपर में विल कहीं दिखे तो उसके स्थान पर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय विल की जगह आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। आपके पेपर में को अगर सेंटेंस इस तरह का आया तो डायरेक्ट आपको तुरंत मालूम हो जाए विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा मेरे भाई। वही आपको सिलेक्ट ऑप्शन करना है और नेक्स्ट करके चले जाना है। जैसे देखिए आपके कैसे हो जाएगा, तो दैट टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल की जगह वुड कम टुमारो होगा। तो साथ ही इसमें रॉन्ग कौन हो रहा है, सी ऑप्शन हो रहा है। देखिए दैट गौरव विल होगा, दैट गौरव विल की जगह क्या होगा, दैट गौरव वुड होगा मेरे भाई, हमेशा याद रखिए। इसलिए साथियों आपको क्या करना है, दैट गौरव विल के स्थान पर दैट गौरव वुड लगाना है। ओके, आप लोग समझ रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 44। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड फिर से आया साथियों, तो इनमें से कौन सा है इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो याद रखिए टेस्टिमोनियल है साथियों। टेस्टिमोनियल का स्पेलिंग क्या होता है मेरे भाई, TESTI होता है साथियों, TESTI MONIAL होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ब्यूरड़ जिसे बोला जाता है, ब्यूरड़ दिया जाता है, और एक प्रकार का शंसापत्र भी होता है। और मतलब कि बैलेट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन है देखिए, बैलेट मतलब गाथा होता है, और बेनिफिशियरी का मतलब लाभार्थी होता है, और रैम्पेंट का मतलब एक प्रकार का अनियंत्रित होता है। ओके, तो टेस्टिमोनियल इनकरेक्टली है, जिससे आप लोग बोल सकते हैं ब्यूरड़ या तो शंसापत्र। तो डी ऑप्शन इस तरह से हम लोग का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 45। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम्स के पेपर में आपके प्रश्न रहेंगे, मतलब मुहावरा जिसे आप लोग बोलते हैं, मुहावरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इडियम। तो कप ऑफ टी, इसका मतलब साथियों पसंद की चीज़, आपको बहुत पसंद हो जाए, जिसमें आपका मन लगे, काम जिसमें आपका साथियों आप बहुत पारंगत हो, उसे क्या बोलते हैं, कप ऑफ टी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग, जैसे कि समथिंग वन लाइक एक्सेल इन। तो बी ऑप्शन एक का हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 46। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। और साथियों लास्ट के जो 5 क्वेश्चन आएंगे, क्लोज टेस्ट आएगा ना, वो साथियों फिल इन द ब्लैंक्स, काफ़ी ध्यान से आप लोग उसको करिएगा, वो काफ़ी लेंदी रहता है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए इनमें से कौन सा है। तो सक्सेसफुल देखिए डायरेक्ट दिख रहा है, तो इसका राइट क्या होता है साथियों, स्पेलिंग बिल्कुल पूरा CSU होता है, S डबल आपका FUL होता है। सक्सेसफुल मतलब वो सफलता जो होती है। और आपका राहिम का मतलब क्या होता है, जिससे आप लोग बोल सकते हैं पद्य, तुक बोल सकते हैं, रिलेवेंट बोलते हैं हम लोग ने, जैसे कि प्रासंगिक होता है। और आपका क्यू का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कतार होता है। ओके, तो इस तरह से 46 इनकरेक्टली सक्सेसफुल। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 47। आप देखिए रीजनिंग के सवाल साथ हुए, यहाँ से आपको पूरा बताने की रीजनिंग किस तरह का आपके पेपर में प्रश्न आएगा। तो दो क्वेश्चन इससे रहेगा आपके पेपर में, 2 क्वेश्चन इससे, डिकोडिंग कोडिंग से 1 क्वेश्चन रहेगा, और आपका आकृति से 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही जैसे कि किन साइनों को बदलने से, मतलब कि ये आपका जो सेंटेंस दिया रहेगा और साइन जैसे रहेगा प्लस माइनस, ऐसे साइन होता है ना, उसके बेसिस भी आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ रहेंगे। तो इसमें देखिए 2 और 1 अंक 2 और अंक 1 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, बताइए साथियों। अंक 2 और अंक 1 को, क्या साथी, 2 अंक 2 और अंक 1 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। आपको इस तरह का यदि प्रश्न दिया साथियों, या तो साइन बदलना के, जैसे आपके पेपर में दिया कि प्लस और माइनस बदलना है, तो आपको साथियों माइनस की जगह प्लस करना है, प्लस की जगह माइनस। जैसे में देखिए इसमें क्या दिए, अंक 2 और अंक 1 को परस्पर बदल दिया है, यानी 2 की जगह हमको 1 करना पड़ेगा और 1 की जगह 2 करना पड़ेगा, प्रश्न के हिसाब से समीकरण उसके बाद हल करना पड़ेगा। जिस देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका 9 + 6 / 4 × 21 - 5। तो चलिए हम लोग करते हैं 21 को, मतलब देखिए इसमें केवल 21 है, तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 करते हैं। जैसे देखिए 9 + 6 / 4 ×
2 की जगह देखिए हम यहीं पे 1 कर दे रहे हैं और आपका सदैव 1 की जगह 2 कर दे, तो हमारा 21 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -5 होगा। अब इसको हल कर दिया जाए। अब देखिए 9 + 6, अब काफ़ी दोस्तों को इसमें भी प्रॉब्लम और इसमें तो भाग नहीं जाएगा, तो भाई आपको ऐसे कर लेना है 6/4, क्योंकि डिवाइड 6 बटे में हो जाएगा ना, तो 6/4 इंटू आपका 12 है माइनस कितना 5 है। अब यहाँ से कट कर लीजिए, जैसे यदि हम यहाँ पे कट करते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 हो जाएगा साथी। फिर यहाँ से 2 से एक बार फिर काटेंगे 6 हो जाएगा, तो 9 + 6 × 3 = 18 -5। अब 9 18 जोड़ी कितना हो जाएगा आपका 27, 27 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। सिंपल सा है, ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। कभी भी साथियों यदि डिवाइड मान लीजिए आपका 16/10 है, तो आप ऐसा नहीं कि इसमें नहीं जाएगा तो आप बट्टे में कर दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। कट्टम पिट्टम करके बहुत अच्छा तरीका दिमाग है। ओके, ये ऑप्शन का हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपके पेपर में ऐसा ही मतलब कि वो सवाल का जो मतलब कि अंक सेट करेगा ना कि वो बटे में करना ही पड़ेगा। बाई चांस आपका लक साथ दिया तो भाई पेपर का आप धुआं कर सकते हैं, ऐसी बात है। देखिए लंब को 7 और कैट को 8 लिखा जाएगा, तो होटल को कैसे लिखा जाएगा आपके पेपर में साथियों? भाई इस तरह से 2-2 प्रश्न पूछ ले रहा है, वो भी थोड़ा सा क्रिटिकल वाला सवाल रीजनिंग का। जैसे देखिए LAMB को कितना लिखा है 7 लिखा है, तो 7 कैसे लिखा होगा? तो पहले तुरंत आप लोग समीकरण कर लीजिए। L आपका 12 होता है, A आपका 1, M आपका 13, B आपका 2। चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं। 12 × 1 = 13, 13 × 13 = 26, 2 = 28। अब 28 को हम ऐसा क्या करें साथियों कि 7 आ जाए, तो मान लीजिए इसमें 4 का डिवाइड कर दे, तो सिंपल सा है 4 से 28 हो जाएगा। हो गया। उस पर देखिए कैट का पे कितना 8 लिखा है, तो CAT, C आपका 3, A आपका 1, T आपका 20। तो जोड़िए 20 × 1 = 21, 3 = 24, 24 का इसमें क्या करें कि आपका साथी 24 में क्या करें कि 8 जाए। देखिए कितना लेटर है, 1 2 3 लेटर है, 3 × 8 = 24। जैसे इसमें भी देखिए साथियों 1 2 3 4 4 लेटर है, दो सभी को क्या कर रहा है जोड़ के साथियों जितना लेटर उससे डिवाइड कर दे रहा है। इसी तरह कैट में देखिए 3 लेटर है, तो आपका सभी को जोड़ा, उसके बाद क्या किया है बस सिंपल से डिवाइड कर दिया है। तो हमसे किसका पूछा है? होटल का पूछा है। तो सबसे पहले हम होटल को साथियों क्या करेंगे कोड करेंगे, HOTEL। इसमें सबसे पहले गिन लीजिए कितने वर्ड है। देखिए 1 2 3 4 5 है। होटल आपका H आपका 8 पे होता है, O आपका 15, T आपका 20 होता है, E आपका 5, L आपका 12। यदि आपको रीजनिंग करना है तो इस तरह से आपको आपके मन में सटासट आना चाहिए, तभी करेंगे। जैसे कि 8 15 23, 23 20 आपका 43, 43 5 कितना हो जाएगा साथियों 48, 48 12 60, 60 और बटे में कितना वर्ड है 1 2 3 4 5 डिवाइड कीजिए 12 आ जाएगा। तो क्या 12 ऑप्शन है? देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखिए। एक प्रश्न साथियों बिल्कुल एज इट इज ऐसा रहेगा अनुपात से। 2 लड़कियां का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पश्चात ये अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो वर्तमान से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा मेरे भाई? तो माना साथियों लड़कियों की जो वर्तमान आयु है एक 3x मान लेते हैं, एक आपका 4x। तो अब हम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे साथियों, प्रश्न के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा समीकरण 3x + 5 बटे 4x + 5 बटे साथियों 4/5 होगा। देखिए जैसे 3x + 5 4x + 5 हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? ये आपका प्रश्न के हिसाब से चल रहे हैं मेरे भाई, प्रश्न के हिसाब से। यहाँ पे 3:4 है, 5 वर्ष या अनुपात कितना हो जा रहा है 4:5 हो जा रहा है। तो रेशियो हमेशा बटे में कर सकते हैं ना मेरे भाई, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है साथी, याद रखिए हमेशा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 5 × 3 = 15x, इधर देखिए दोस्तों 15x हो जाएगा। उसके बाद 50 25, तो एक तरफ कितना आएगा 50, जो हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 15x, उसका 5 का 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। उसका देखिए 4 का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो 16x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे 5 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो देखिए 15x यहाँ पे 16x, यानी आपका x यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि 16x में से यदि आप 15x को घटाएंगे तो एक x बचेगा, और उसके बाद 25 में से 20 घटाएंगे तो 5। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई मेरे भाई। ओके, अब आपको क्या करना है 7 वर्ष के पश्चात कर देना है। 7 वर्ष के पश्चात का समीकरण कैसे आपका होगा साथियों? देखिए 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 7 वर्ष देखिए 3 आपका x + 7 होगा, 3x + 7, उसके बाद बटे में 4x + 7 होगा। अब x की वैल्यू हमने कितना निकाला था 5 निकाला, बस x की जगह आप लोग 5 रख दीजिए। देखिए 3 × 5 + 7, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 7 22, ऊपर 22 है और नीचे देखिए 4 × 5, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 निकाला तो x की वैल्यू 5 पुट करें और उसके बाद
प्लस आपका 7, देखिए 4 पंजे 20 और 27, तो इसका अनुपात में करेंगे तो 22 अनुपात आपका 27 हो जाएगा। सिंपल सा है साथी, ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि आपका मैथ का बेसिक क्लियर है भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 50। 56 का संबंध 41 से 94 का संबंध आपका किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 68 का संबंध 62 है। तो साथियों आपके पेपर के सबसे सलाहकार बेस्ट हम देना चाहेंगे कि यदि आपका थोड़ा सा मैथ में कमज़ोर लग रहा है तो सबसे पहले आप 20 क्वेश्चन मतलब कि आगे बढ़ के रीजनिंग के पैटर्न में कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में साथियों कंप्यूटर के सामने अपने रहेगा। सबसे पहले यार आप लोग रीजनिंग से शुरू कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग यदि आपके साथियों बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी करेंगे यार आप लोग। आपसे साथियों मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छा करिएगा, सबसे पहले रीजनिंग करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत जल्दी करेंगे। मैथ में बाई चांस मैथ यार जब हल करने बैठ जाते हैं भाई समय बहुत चला जा रहा है यार। देखिए जैसे 56 से संबंध 41 से कैसे होगा, 56 का संबंध 41 से कैसे होगा। देखिए इसमें दिमाग लगाया था पेपर में कि देखिए क्या क्या है, 5 का इंटू 6 किया 30 आया, फिर इसी को फिर से जोड़ा है मेरे भाई, 5 6 5 11, 30 और 11 कितना होगा आपका 41 हो जाएगा भाई। ऐसे दिमाग लगा रहा है। और यहाँ पे भी देख लीजिए और 68 का संबंध 62 से है, तो कैसे आएगा? देखिए 6 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 48 होगा। अब इसी नंबर को फिर से दो जोड़ दी, एक बार इसी मल्टीप्लाई क्या करा है, गुणा करा है, फिर इसको जोड़ा 8 6 14, फिर 48 और 14 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब हमसे किसका पूछा है? 94 का पूछा है। तो 94 का यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, और इसी के एक बार फिर से जोड़ते हैं तो कितना आएगा 9 4 13। तो अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए 36 9 4 49 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन वी का हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बिल्कुल साथियों ऐसा ही पैटर्न आपका पेपर पूरा फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि आपका पेपर किस तरह का आता है, पूरा आकलन करने वाले साथियों। बिल्कुल तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करें, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो साथियों आप सभी को पता होगा, डेली तो एग्ज़ाम नहीं है, काफ़ी दिनों का गैप भी आपके एग्ज़ामों में, तो आप बिल्कुल भाई आपका अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपका बिल्कुल अच्छे से होगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। मिलते शाम को पूरे तीनों पेपर का आकलन के साथ शाम को 6:30 बजे। ओके दोस्त, चलिए मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। सभी का दिन मंगल में, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, बिल्कुल आपका जवाब देने वाले हैं। ओके दोस्त, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। माता रानी की कृपा रहे आपका पेपर बेहतरीन जाए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।